वेलकम टू द लेगेसी एंड इंस्पिरेशनल चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर होने वाला है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर, जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बम बोला जाता है, जिनकी वजह से जापान में बम गिराए गए और लगभग 2.5 लाख लोगों की जानें चली गईं। तो आज हम इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी पे बात करते हैं और साथ ही उस समय काल में महत्वपूर्ण घटित हुई घटनाओं पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ओपेनहाइमर की अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। ये एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। ये यहूदी धर्म से थे और इनके जो पेरेंट्स थे वो 1888 में जर्मनी को छोड़कर यूएस में शिफ्ट हो गए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अमेरिका में ही संपन्न हुई। आगे हम ओपेनहाइमर में बात करने से पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर अमेरिका को परमाणु बम बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो दोस्तों, बात है 28 जून 1919 को साइन हुए ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो कि एक पीस ट्रीटी थी, क्योंकि साल 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी बुरी तरीके से परास्त हो गया था और एलाइड पावर जीत गई थी। एलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश शामिल थे और इन लोगों ने एक ट्रीटी साइन की जर्मनी के साथ और उस ट्रीटी में लिखा था कि इस युद्ध में जो हमारे नुकसान हुए हैं इसका जिम्मेदार जर्मनी है, इसलिए हमारे नुकसान की भरपाई जर्मनी को करनी होगी। जर्मनी अपनी जनता पे हैवी टैक्सेस लगाता है ये लॉसेस को भरने के लिए, और धीरे धीरे वहाँ की जनता गरीबी और भुखमरी में आ जाती है। तभी उसी समय काल में जर्मनी में एक जन्मा विजनरी लीडर निकलता है जिसका नाम होता है एडोल्फ हिटलर, जिसे नाजी पार्टी का फाउंडर भी कहते हैं। तो 1933 तक हिटलर जर्मनी का शासक बन जाता है और उसकी महत्वाकांक्षा होती है पूरी दुनिया को जीतना और जर्मनी को सबसे शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करना। दोस्तों, उसी समय कालखंड में 1933 के आसपास जर्मनी में रह रहे दो यहूदी साइंटिस्ट, जिनका नाम था ओटो हॉर्न एंड लीज मित्नर, उन्होंने न्यूक्लियर फिजन को डिस्कवर कर लिया था, जिसकी वजह से परमाणु बम बनाया जा सकता था। और उसी टाइम पे उसके बाद जब न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हो जाती है तो उसी जर्मनी का एक महान साइंटिस्ट जो कि यहूदी था, उसका नाम था एनरिको फर्मी, जिन्होंने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की खोज कर डाली। दोस्तों, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है वो बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एक टारगेट न्यूक्लियस होता है जिस पे न्यूट्रॉन से अटैक किया जाता है और यहाँ से 2 न्यूक्लियस निकलते हैं, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है जिसकी डिस्कवरी एनरिको फर्मी ने की थी, वो ये होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस है यहाँ पे जिस पे न्यूट्रॉन से अटैक किया गया और साथ में 2 न्यूक्लियस बनते हैं, कुछ एनर्जी निकलती है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। फिर ये 3 न्यूट्रॉन अलग अलग न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं और हर एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस निकलते हैं, कुछ एनर्जी निकलती है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और ये रिएक्शन चलती रहती है। इसी को ही चेन रिएक्शन बोलते हैं। दोस्तों, ये जो एनर्जी होती है ये इक्वल होती है E बराबर mc², जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी। मतलब न्यूक्लियस का मास को अगर मल्टीप्लाई किया जाए स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से, जो भी आएगा उतनी एनर्जी निकलती थी। तो दोस्तों, नील बोहर यहाँ पे है, एक साइंटिस्ट और है जो कि जर्मनी के ही यहूदी साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। तो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट थे जर्मनी में। और दोस्तों, कहा जाता है यहूदी बहुत ही बुद्धिमान होते थे। उस समय साइंस की दुनिया में यहूदियों का वर्चस्व रहता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओटो हॉर्न, लीज मित्नर, एनरिको फर्मी, नील बोहर, ऐसे महान साइंटिस्ट थे। पर हिटलर की जो सोच थी, जो उसकी विचारधारा थी, वो कहती थी कि यहूदी
गंदे खून के हैं, नीच नस्ल के हैं और इन्हीं की वजह से हमने प्रथम विश्व युद्ध हारा था और इनको जीने का कोई अधिकार नहीं। दोस्तों, इस विचारधारा से चलने वाला हिटलर लगभग 50 लाख यहूदियों को मार देता है। उसी को बोलते हैं होलोकास्ट मैसेकर। दोस्तों, यहूदियों को छोटे छोटे बॉक्सों में रखा जाता था, भेड़ बकरियों की तरीके रखा जाता था, उनको टार्चर किया जाता था और फिर उनको मार दिया जाता था। ऐसा था शैतान हिटलर, नाजी हिटलर। अब आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं। तो दोस्तों, इस डर की वजह से जो हिटलर यहूदियों को मारता था, इस डर की वजह से जो यहूदी साइंटिस्ट थे, ओटो हॉन, लीज मित्नर, एनरिको फर्मी, नील बोहर, ये सभी जो है धीरे धीरे जर्मनी को छोड़कर ब्रिटेन, डेनमार्क और यूएस में शिफ्ट होने लगते हैं। आगे हम थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे। आप लोग हमेशा बचपन से पढ़े होंगे कि एटम्स की जो खोज की थी वो डाल्टन ने की थी। फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी डाल्टन को माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये पश्चिमी देशों ने झूठ फैलाया है, क्योंकि फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कोई और नहीं, हमारे महान देश भारत के आचार्य करात थे, जिन्होंने 2500 साल पहले 600 BC में एटम्स की खोज कर रखी थी और उन्होंने बाकायदे पूरा परमाणु शास्त्र ही लिख दिया था 2500 साल पहले। और उन्होंने सिर्फ एटम्स के बारे में बात नहीं की, बल्कि साथ ही मोशंस और फोर्स की भी बात की थी। आगे हम आपको अवगत कराना चाहेंगे होलोकास्ट मैसेकर की कुछ तस्वीरों से। ये आप देख सकते हैं हिटलर किस तरीके से यहूदियों को मारता था। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये तत्कालिक फ़ोटो थी उस समय की। ये बेचारे यहूदी हैं, आप देख सकते हैं ये यहूदियों की लाशें यहाँ बिछी हुई हैं। दोस्तों, होलोकास्ट मैसेकर पे एक मूवी बहुत अच्छी बनी है जिसका नाम था द शिंडलर लिस्ट। आप सब लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शानदार मूवी है। आगे हम चलते हैं। होलोकास्ट मैसेकर हो चुका था और जो जर्मनी के फेमस यहूदी साइंटिस्ट थे वो जर्मनी छोड़ चुके थे। हिटलर को एक ऐसा हथियार चाहिए था जिससे वो पूरी दुनिया को जीत सकता था। बेसिकली उसको एक एटम बम चाहिए था। हिटलर ने एक हिटलर यूरेनियम क्लब बनाया और उस क्लब को जो लीड करने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम था वर्नर हेजनबर्ग। ये वही साइंटिस्ट था जो 1933 में नोबेल प्राइज़ पाता है। ये एक महान साइंटिस्ट था और इसको हिटलर डायरेक्टर बना देता है इस क्लब का। उसका कारण ये था कि हेजनबर्ग एक देशवादी था, साथ ही ये भी यहूदियों से हेट करता था। बट होता क्या है, लीज मित्नर जो कि जर्मनी से भाग चुकी थी और डेनमार्क में शिफ्ट हो चुकी थी, वो वहाँ पे नील बोहर से मुलाकात करती हैं और नील बोहर को कहती हैं कि आप अमेरिका को ये सूचित कर दीजिएगा कि जर्मनी एटम बम प्रोग्राम बना रहा है। नील बोहर उसके बाद एडवर्ड टेलर एंड लियो सीजर से बात करते हैं जो कि यहूदी थे और जर्मनी के इस प्लान के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि आप जाओ और अमेरिकी प्रेसिडेंट को इस बात से अवगत कराओ। पर ये सभी डायरेक्ट अमेरिकी प्रेसिडेंट से बात नहीं कर सकते थे। तो लियो फिर उसके बाद फाइनली अल्बर्ट आइंस्टीन से मिलता है और आइंस्टीन को बताता है कि जर्मनी प्लान कर रहा है परमाणु बम को, तो आप जो है कृपया करके रूजवेल्ट को, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे उस समय के, उनको सूचित कर दीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन बिना देरी के एक लेटर लिखते हैं रूजवेल्ट को और बताते हैं कि जर्मनी बहुत ही खतरनाक बम बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। दोस्तों, साल 1939 चल रहा था। उस समय जो जर्मनी था ये सबसे पहले अटैक करता ऑस्ट्रिया पे और ऑस्ट्रिया को कब्जा कर लेता है। उसके बाद जर्मनी का अगला अटैक होता है चेकोस्लोवाकिया रिपब्लिक पे और यहाँ पे भी जर्मनी कब्जा कर लेता है।
फिर जर्मनी अटैक करता है पोलैंड पे और उधर से रशिया पोलैंड पे अटैक कर देता है और दोनों में समझौता हो जाता है, आधा आधा हिस्सा ले लेते हैं। उसके बाद जर्मनी यहीं नहीं रुकता और वो फ्रांस पे भी अटैक कर देता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तभी हो जाती है जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया था। अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और एक जीत की होड़ सी लग गई है। जर्मनी चाहता है कि वो पहले एटम बम बना ले और उधर रूजवेल्ट को इस प्लान के बारे में पता चल जाता है, तो रूजवेल्ट भी सोचते हैं कि इस पे अब काम करने का समय आ गया है। अब यहाँ तक की बात अब हम आगे करेंगे थोड़ा सा। अब हम ओपेनहाइजेनबर्ग पे जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ओपेनहाइजेनबर्ग की जो शिक्षा थी वो कैसी थी। तो 1924 में ओपेनहाइमर क्राइस्ट कॉलेज पे पढ़ाई करते हैं और वहाँ पे पहले वो रदरफोर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी लेबोरेटरी में ओपेनहाइमर को ले लें, पर रदरफोर्ड ज़्यादा उनसे इम्प्रेस नहीं होते हैं। उसके बाद वो जे थॉमसन के पास ट्राई करते हैं और जे थॉमसन उनको अपनी लेबोरेटरी में ले लेते हैं। साथ में एक शर्त रख देते हैं कि आपको बेसिक लेबोरेटरी का कोर्स कंप्लीट करना होगा। थ्रू आउट हिज लाइफ ओपेनहाइमर वाज प्लेड बाय द पीरियड ऑफ डिप्रेशन, और ओपेनहाइमर का एक ऐसा समय आता है जब वो बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर उन्होंने अपने डिप्रेशन को फिजिक्स पढ़ पढ़ के फिजिक्स से प्यार कर करके कंट्रोल किया। उसके बाद ओपेनहाइमर 1926 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को जो है छोड़ देते हैं और वो गोटिंजन में पढ़ने के लिए जाते हैं और गोटिंजन यूनिवर्सिटी में वो स्टडी करते हैं अंडर मैक्स बॉर्न के अंडर में स्टडी करते हैं और वहाँ से उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की 1937 में, तब उनकी उम्र थी 23 साल। ओपेनहाइमर बहुत से रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं गोटिंजन यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उसके बाद ओपेनहाइमर एंड बॉर्न जो है जिनके अंडर में इनकी रिसर्च चल रही थी, वो एक फेमस पेपर पब्लिश करते हैं जिसको बोला जाता है बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन है और न्यूक्लियर मोशन है उनको सेपरेट कैसे किया जाए ये बताया जाता है। आगे इनका वर्क है। ओपेनहाइमर was awarded a US National Research Council Fellowship to the Californian Institute of Technology, basically Caltech, in 1927। बेसिकली ओपेनहाइमर जो है कैलटेक में 1927 में लोगों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ओपेनहाइमर पब्लिश्ड ओनली 5 साइंटिफिक पेपर्स, वन ऑफ विच वाज बायोफिजिक्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड नन आफ्टर 1950। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से ओपेनहाइमर को। अब वहाँ पे आपको मैंने बताया कि रूजवेल्ट तक ये बात पहुँच चुकी थी। अब रूजवेल्ट चाहते थे कि परमाणु प्रोग्राम हमारे यहाँ शुरू किया जाए, तो परमाणु प्रोग्राम शुरू करते हैं। उस प्रोग्राम का नाम रहता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का जो डायरेक्टर है वो ओपेनहाइमर को बनाया जाता है, ठीक है। तो ओपेनहाइमर का जो साथ देते हैं वो, जैसे आप काफ़ी साइंटिस्ट ने उनका साथ दिया, जैसे फर्मी ने उनका साथ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ओपेनहाइमर बोलते हैं कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए और उस जगह का नाम बताते हैं वो न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस। तो वहाँ पे इनकी लेबोरेटरी को स्थापित किया जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से रेगिस्तानी एरिया था। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, यही है लॉस एलामोस प्रोजेक्ट मेन गेट है। तो यहाँ पे जो है लेबोरेटरी बनती है और यहाँ पे ओपेनहाइमर अपनी टीम के साथ काम करते हैं, ठीक है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे काम इधर चालू होता है, उधर जर्मनी में हेजनबर्ग लीड कर रहे थे एटम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को, परमाणु बम बनाने के लिए। अब ये चैलेंज था कि कौन पहले बना लेगा। अब दोनों तरफ आग तेजी से लगी हुई है, दोनों अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, दोनों ही विद्वान हैं और हेजनबर्ग कहीं ना कहीं ओपेनहाइमर से ज़्यादा विद्वान थे। पर फिर भी बात होती है 16 जुलाई 1945, जब अमेरिका न्यूक्लियर बम बना लेता है और जर्मनी पीछे हो जाता है। तब एक टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है ट्रिनिटी टेस्ट, और ये टेस्ट किया जाता है वही एलामोस पे।
लगभग 9 किलोमीटर दूर सारे साइंटिस्ट बैठ के इस टेस्ट को देखते हैं और इतना ज़ोर सा धमाका होता है, इतना ज़ोर से धमाका होता है कि थोड़ी देर के लिए तो लोगों की आंखें जलने लगती हैं। उसी टाइम ओपेनहाइमर, जो कि भगवद गीता से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, जो भगवद गीता को संस्कृत में पढ़े थे, वो एक वर्ड कोट करते हैं भगवद गीता का, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, आई सपोज वी ऑल थॉट दैट वन वे आर अनदर। बेसिकली यहाँ पे जहाँ तक कि ओपेनहाइमर एटम बम की बात करते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि एटम बम ऐसा अपने आप को कहता है कि मैं डेथ हूँ, मैं डिस्ट्रॉयर हूँ। इस प्रकार से एटम बम बन जाता है। 16 जुलाई 1945 सुबह 5:30 बजे इसकी टेस्टिंग होती है, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट नाम दिया गया। उसके बाद आता है लिटिल मैन एंड फैट मैन। ये दोनों एटॉमिक बम थे, लिटिल मैन, फैट मैन। आप इनको देख सकते हैं पिक्चर में, ये लिटिल मैन है और यहाँ पे ये देख सकते हैं लिटिल मैन की ओरिजिनल पिक्स कुछ ऐसी थी। लिटिल मैन जो है, जापान को पहले वार्निंग दी जाती है क्योंकि जर्मनी पहले ही सरेंडर कर चुका था, क्योंकि रेड आर्मी उनको जम के बजाती है और जर्मनी सरेंडर कर देता है, पर जापान नहीं रुकता है। तो जापान को वार्निंग दी जाती है, लेकिन जापान नहीं मानता है। तो जापान पे जो अटैक होता है, पहला लिटिल बम गिराया जाता है हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 और दूसरा बम 9 अगस्त को ड्रॉप किया जाता है नागासाकी में। और इस अटैक से लगभग 2.5 लाख जापानीज मारे जाते हैं और आज भी वहाँ के लोग कहीं ना कहीं विकलांग पैदा होते हैं। तो दोस्तों, ये थी परमाणु बम की कहानी। और जापान पे ही अमेरिका ने क्यों परमाणु बम छोड़ा, क्योंकि इनिशियली अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व नहीं था और जापान उसके बावजूद अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अमेरिका क्रोधित हो जाता है और जर्मनी ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था, इसलिए वो जापान पे अटैक करता है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इस इंटेंसिटी का धमाका होता है। उसके बाद पोस्ट वार के बाद की क्या कहानी है कि ओपेनहाइमर बेसिकली कम्युनिस्ट विचारधारा से थे और बाद में जो FBI थी ये इनके ऊपर जांच बैठाल देती है, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत हेट करता था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ओपेनहाइमर जी को सफ़र करना पड़ा। उसके बाद आप देख ही सकते हैं जो FBI जो थे होवर, इन्होंने पूछताछ की ओपेनहाइमर से। उसके बाद उन ओपेनहाइमर की मृत्यु होती है 1965 में। ओपेनहाइमर जो है एक चेन स्मोकर थे, इनको कैंसर हो जाता है 1965 में। और फिर जो है ये धीरे धीरे फरवरी 18 को, जब इनकी उम्र लगभग 62 साल हो चुकी थी, ये ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, ओपेनहाइमर ने कभी एटम बम पे कोई रिसर्च नहीं की थी उसको बनाने में। ओपेनहाइमर उस प्रोजेक्ट को लीड किया था, क्योंकि ये भी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क था, एक टीम को गठित करना, एक लोकेशन चुनना और सभी को कन्विंस करना ऐसे बम को बनाने के लिए। तो यहाँ से ओपेनहाइमर जी की स्टोरी ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।